पार्ट 1 में आपने देखा कि 19 साल की लड़की एलिजाबेथ 24 साल पहले गायब हो गई थी। 24 साल बाद जब वो मिली तो वो बहुत ही बीमार अवस्था में थी और उसकी बेटी 19 साल की, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। पुलिस के द्वारा पूछने पर इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं ये आपको सब कुछ बताऊंगी, 24 साल तक मैं कहाँ थी, मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद वो अपने पिता जोसेफ की शक्ल ना ही देखना चाहती है, ना ही उनसे कभी मिलना चाहती है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, बताएंगे हम इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। राम राम भाइयों, मैं इनके गोस्वामी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर पार्ट 1 किसी ने नहीं देखा होगा तो बायो में लिंक होगी, आप जाके देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एलिजाबेथ ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने पिता जोसेफ की ना ही शक्ल देखना चाहती है इस इंटरव्यू के बाद, ना ही उससे कभी मिलना चाहती है। 24 साल में ऐसा उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ थी, ये सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एलिजाबेथ ने पुलिस वालों को एक ऐसी दर्दनाक कहानी बताई जिसे पुलिस वालों ने भी कभी नहीं सुना था। वो भी सुन के हैरान हो गए, यहाँ तक कि ये न्यूज़ कई सालों तक हेडलाइन बनी रही पूरी दुनिया में। एलिजाबेथ ने बताया कि 24 साल पहले 28 अगस्त 1984 को वो अपने घर पर ही थी, यानी कि उस दिन जिस दिन वो गायब हुई थी। उसने बताया कि उस दिन वो अपने घर पर ही थी। उसकी माता मतलब उसकी मॉम, यानी कि क्या नाम था, रोजमेरी बाहर मार्केट गई थी सामान लेने और उसके जो भाई बहन थे वो ग्राउंड में खेल रहे थे। एलिजाबेथ घर पर थी और उसके पिता भी घर पर ही थे उस दिन। उसके पिता ने एलिजाबेथ को बेसमेंट में बुलाया। बेसमेंट में बॉम्ब शेल्टर बन रहा था। उन दिनों बॉम्ब शेल्टर बनाना हर घर में आम बात थी, क्यों सन 1980 में कोल्ड वॉर बहुत ही ज़्यादा हद तक चल रहा था, इसीलिए बॉम्ब शेल्टर बनाना हर घर में आम बात थी। एलिजाबेथ अपने पिता के पीछे पीछे गई। एलिजाबेथ ने देखा कि उसके पिता एक फ्रेम के सामने खड़े थे जो कि बॉम्ब शेल्टर के अंदर जाने का रास्ता था। एलिजाबेथ उस फ्रेम को लांग कर बॉम्ब शेल्टर के अंदर घुसी और पीछे मुड़ के खड़ी हो गई। जोसेफ ने एलिजाबेथ के हाथ में दरवाज़ा थमा दिया और उस दरवाजे को बंद करने लगाने लगे। वहाँ पे बॉम्ब शेल्टर तैयार होने के लिए बस एक दरवाज़ा ही रह गया था, बॉम्ब शेल्टर पूरा तैयार होने में। एलिजाबेथ दरवाजे को लेकर खड़ी थी। जोसेफ उस दरवाजे को लगा रहे थे। दरवाज़ा लगते ही जोसेफ ने जोर से दरवाजे को अंदर की तरफ खोला, जिसके कारण एलिजाबेथ के सर पर चोट आई और वो गिर गई। एलिजाबेथ कुछ समझती सोचती उठती उससे पहले ही जोसेफ ने इथेन में डूबे तौलिए से एलिजाबेथ को बेहोश कर दिया। जब एलिजाबेथ को होश आया तो उसने पाया कि उसके हाथ बंधे हुए थे और वो बॉम्ब शेल्टर के लास्ट वाले रूम में बंधी हुई थी। वो कोई बॉम्ब शेल्टर नहीं था, बल्कि वो एक जेल थी जो कि जोसेफ ने खास एलिजाबेथ के लिए 6 साल तक मेहनत करके बनाई थी। सबसे पहले बता दूं, उस बॉम्ब शेल्टर जेल में जाने का रास्ता सबसे पहले बेसमेंट में जाना होगा। बेसमेंट में सामने एक अधूरा सा बेसमेंट लगता है। सामने एक दीवार पर अलमारी बनी हुई है जिसमें कलर्स और कुछ टूल्स औजार रखे हुए हैं। उसके साइड में एक दीवार पर एक लॉक है, चाबी वाला लॉक, जिस लॉक को खोलते ही पूरी अलमारी ही एक दरवाजे के रूप में बदल जाती है। उस दरवाजे के पीछे, अलमारी के पीछे एक 3 फीट का लॉक है, जो कोई चाबी वाला लॉक नहीं बल्कि पासवर्ड वाला लॉक है, जो कि जोसेफ ने खुद बनाया, क्योंकि जोसेफ एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी था, जिसका पासवर्ड सिर्फ जोसेफ को पता है, जो सिर्फ जोसेफ ही खोल सकता है उसको। जोसेफ उस 3 फीट के दरवाजे को खोलते ही आप जेल की तरफ जाने लगेंगे। 3 फीट के दरवाजे को खोलते ही एक पतली सी छोटी सी गली जैसे मतलब एक रास्ता मिलेगा। वो जो कि रास्ता सीधा बाथरूम की ओर जाता है। बाथरूम छोटा सा बाथरूम है, ना ही उसमें कोई दरवाज़ा लगा हुआ है, ना ही कोई प्राइवेसी है। उसके साइड में एक और पतला सा रास्ता जाता है जो कि एक बेडरूम की तरफ ले जाता है, जिस बेडरूम में बेड तक रखने की जगह नहीं है, बस एक पत्थर का बेड बनाया हुआ है। उसके साइड में एक और रास्ता है पतला सा, जो कि एक दूसरे बेडरूम की तरफ ले जाता है, जो कि सेम पहले बेडरूम की तरह ही है। और ये पूरी दीवार, इस जेल की बॉम्ब शेल्टर की पूरी दीवार साउंड प्रूफ है। साउंड प्रूफ से बनाई गई दीवारें हैं, हर चीज़ साउंड प्रूफ है।
ताकि एलिजाबेथ की कोई भी आवाज़, कोई भी पुकार साउंड जेल के अंदर से बाहर ना जाए। ये सब पूरी तैयारी जोसेफ के द्वारा की गई थी। हाँ, एलिजाबेथ का अब बाहरी दुनिया से सारा कांटेक्ट टूट गया था। एलिजाबेथ बिल्कुल अकेली उस जेल में बंद हो चुकी थी। अब उससे वहाँ से कोई बाहर निकाल सकता था तो वो था जोसेफ, यानी उसके पिता जोसेफ। और बाहरी दुनिया से सारे कांटेक्ट टूट चुके थे, सिवाय एक ही कांटेक्ट था एलिजाबेथ के बाद बाहरी दुनिया से, वो थे उसके पिता जोसेफ, जो कि रोज़ रात को उसकी ज़रूरत का सामान लेके आते थे, उसे देते थे। और यहाँ तक कि हर रात को उसके पिता उसको असोल्ट करते थे, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाते थे। पहले तो 5 सालों तक एलिजाबेथ अकेले ही रही। 5 सालों बाद एलिजाबेथ अपने पिता जोसेफ के द्वारा प्रेग्नेंट हो गई। एलिजाबेथ ने अपने जोसेफ से हाथ जोड़ा, भीख मांगी उनसे कि मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में पैदा करने दिया जाए। लेकिन जोसेफ ने उनकी एक ना सुनी। जोसेफ ने मना कर दिया। जोसेफ को डर था कि कहीं एलिजाबेथ मेरी सच्चाई सबके सामने ना ले आए। हॉस्पिटल में जाने के बाद जोसेफ ने अगले दिन एलिजाबेथ को एक बर्थ चिल्ड्रन नाम की बुक दी, जिसमें बच्चा पैदा करने का तरीका लिखा था, और उसे एक कैंची थमा दी अपने गर्भनाल काटने के लिए। और जोसेफ वहाँ से चला गया। जाते जाते जोसेफ ने पीछे मुड़ के एक ही शब्द कहा, गुड लक। ये सब कहने के बाद जोसेफ जेल को लॉक करके ऊपर चला गया। एलिजाबेथ दर्द से तड़पती रही। उसने अकेले ही अपनी पहली बेटी, जिसका नाम था क्रिस्टन, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, वो हॉस्पिटल में भर्ती है अभी फ़िलहाल, क्रिस्टन को पैदा किया। ना ही किसी की मदद से, ना ही, बिल्कुल अकेले ही उसको पैदा किया। ऐसे ही एलिजाबेथ ने 6 और बच्चों को पैदा किया। सन 1996 में एलिजाबेथ का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था माइकल, जो कि बहुत बीमार पैदा हुआ था। एलिजाबेथ ने जोसेफ से भीख मांगी, उसके पैर पकड़े, हाथ पैर जोड़ा कि जो माइकल को हॉस्पिटल ले जाया जाए, ये बहुत ही बीमार है। लेकिन जोसेफ को तो डर था कि कहीं जोसेफ का राज, उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इसीलिए जोसेफ ने एलिजाबेथ को मना कर दिया। जिसके 3 दिन पर माइकल के पैदा होने के 3 दिन बाद ही माइकल मर गया। जोसेफ ने माइकल की बॉडी उठाई और उसे जला दिया, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जोसेफ वहाँ से चला गया। चलो कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1990 आते आते एलिजाबेथ के जो 6 बच्चे थे वो बड़े हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा शोर मचाने लग गए थे, जिससे कि जोसेफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि तो जोसेफ ने उन सबको चुप कराने का एक तरीका सोचा। जोसेफ जेल में गया और उसने सबसे छोटे बच्चे, एलिजाबेथ के सबसे छोटे बच्चे को, एलिजाबेथ के सबसे छोटे बच्चे को गोद में उठाया और सबको डराने और धमकाने लगा, एलिजाबेथ और बाकी बच्चों को, कि अगर किसी ने भी यहाँ ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश की या मुझे मारने की, मुझसे लड़ाई करने की कोशिश की, तो मैं सज़ा के तौर पर तुम सबको हमेशा के लिए इसी जेल में बंद कर दूंगा और जहरीली गैस छोड़ दूंगा। इससे पहले भी जोसेफ ने सज़ा के तौर पर उनकी बिजली पानी काट दी थी और राशन आधा कर दिया था। जैसे बिग बॉस में सना ने राशन आधा करवा दिया था, वैसे ही, मतलब वहाँ तो ज़्यादा राशन मिलता है, यहाँ बिल्कुल ही कम मिल रहा होगा। राशन बिल्कुल आधा कर दिया था। इसीलिए कोई सबसे छोटे बेटे को उठाने के बाद भी एलिजाबेथ और बाकी बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोले। उनको बहुत ज़्यादा डर था जोसेफ का। जोसेफ उस बच्चे को ऊपर ले गया और जब जोसेफ की पत्नी एलिजाबेथ की मदर रोजमैरिन आई तो जोसेफ ने उनको एक कहानी बताई और एक नोट दिया कि ये नोट एलिजाबेथ ने लिखा है। एलिजाबेथ ने उस नोट में लिखा था कि मैं इस बच्चे को संभाल नहीं सकती, कृपया मॉम डैड आप इस बच्चे को मॉम डैड के जैसे संभाले, इसे पाले पोसे, आपकी प्यारी एलिजा। और नीचे एलिजाबेथ के साइन भी थे। ये सब एलिजाबेथ से जोसेफ ने लिखवा लिया था और उसके साइन भी करवा लिए थे वहाँ पे। इतना सब होने के बाद भी जोसेफ की पत्नी
रोजमेरी को कोई शक नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद जैसे पहले नोट्स दिए थे एलिजाबेथ ने वैसे ही ये नोट्स भी दे दिया होगा, इसलिए उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी वो जोसेफ से बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए उससे ज़्यादा सवाल जवाब करती भी नहीं थी। जोसेफ उसे रोज़ मारता था इस कारण। ऐसे ही करके एलिजाबेथ के दो और छोटे छोटे बच्चों को जोसेफ ऊपर ले आया। अचानक 24 साल बाद क्रिस्टन बीमार पड़ गई, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जोसेफ के घिनौनी हरकत बाहर आ गई। कोई इतना भी घिनौना हो सकता है, इतना भी अपराध उसके बाहर आ गए। ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों ने सीधा जोसेफ का इंटरव्यू लेना शुरू किया। जोसेफ ने बताया कि मैं ये सब इसलिए करता था कि एलिजाबेथ को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रख सकूं, इसीलिए मैं उसको हर बार प्रेग्नेंट कर देता था ताकि मेरे चंगुल से बच के भाग भी जाए तो कोई इसे ना अपनाए, क्योंकि इसके बहुत सारे बच्चे हो चुके होंगे, इसीलिए हमेशा मेरे पास ही रहे, इसे कोई ना अपनाए। इतनी घिनौनी सोच थी जोसेफ की। ये सब सुनते ही पुलिस वाले तुरंत वहाँ से भागी गई बेसमेंट की तरफ जोसेफ के घर पे, और जो वहाँ से बाकी दो बच्चों को बाहर निकाला। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे। हॉस्पिटल ले जाते समय बाकी दोनों बच्चे खिड़की में से बाहर देख रहे थे, मानो जैसे उन्हें ये दुनिया बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को देखना चाहते थे वो लोग। कुछ दिनों बाद क्रिस्टन भी ठीक हो गई। क्रिस्टन के बीमार होने के कारण विटामिन डी की कमी थी। सनलाइट की रोशनी ना मिलने के कारण बेसमेंट में उसे विटामिन डी की कमी हो गई थी। ये सब हुआ। एलिजा ने बताया कि रोज़ रात को उसके पिता जोसेफ के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। ये सब 24 साल तक चलता रहा। कुछ समय बाद क्रिस्टन भी ठीक हो गई थी, ये बता था। क्रिस्टन भी ठीक हो गई थी और बाकी दो बच्चों को भी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था और जोसेफ को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस न्यूज़ बाहर निकलने के बाद लोगों के दिमाग में भी एक ही ख्याल आ रहा था और पुलिस वालों के दिमाग में भी एक ही ख्याल आ रहा था कि 24 साल तक एलिजाबेथ की मदर रोजमेरी को पता क्यों नहीं चला इन सब चीज़ों के बारे में, या शक क्यों नहीं हुआ। जब इन सब चीज़ों को पूछने के लिए एलिजाबेथ की मॉम को बुलाया गया तो एलिजाबेथ की मॉम ने बताया कि वो खुद एक विक्टिम थी। उनको कभी भी नीचे से कोई आवाज़ बेसमेंट से कोई आवाज़ आती थी, वो नीचे जाने की कोशिश करती थी तो जोसेफ उनको पीटता था, उन्हें मारता था, उन्हें डराता धमकाता रहता था, जिसके कारण वो कभी बेसमेंट में 24 साल में कभी बेसमेंट में नहीं गई। हैरान करने वाली बात ये भी है कि बेसमेंट के एग्जैक्ट ऊपर वाले रूम को जोसेफ किराए पर दिया करता था, लेकिन आज तक किसी किराएदार को भी पता नहीं चला कि बेसमेंट में कुछ है। एक किराएदार जिसका एक कुत्ता था वो रोज़ रात को भौंकने की आवाज़ भौंकता रहता था। शुरू में तो उस किराएदार को लगा कि क्या पता क्या कुछ गड़बड़ है या नहीं, लेकिन लगातार यही सब होने के कुत्ते के रोज़ रात को भौंकने के कारण उस किराएदार को लगा शायद ये ऐसे ही भौंक रहा होगा। ये न्यूज़ सुनने के बाद उस किराएदार को पता चला कि मेरा कुत्ता रोज़ रात को एलिजाबेथ उसके बच्चों की आवाज़ सुनता था, इसलिए वो भौंकता था। ये सब बीतने के कुछ सालों बाद जब एलिजाबेथ और उसके बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए तो उनको एक ऐसी जगह ले जाया गया सरकार द्वारा जहां तक आज तक किसी को पता नहीं चला कि एलिजाबेथ और उसकी फैमिली कहाँ गई, ना ही उनकी आइडेंटिटी को छुपा दिया गया। वो अब अपना खुशी खुशी कहीं ज़िंदगी जी रहे होंगे। ये थी आज की कहानी पार्ट 2। राम राम भाइयों।